हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो जल्दी से बताइए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, केसरगौड़ में, रहमान खेड़ा में, फिर राजमुंदरी में। जल्दी से बताइए। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात यार CTRI क्या होता है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। उदयपुर में, केसरगौड़ में, रहमान खेड़ा में, फिर राजमुंदरी में। जल्दी से बताइए CTRI कहाँ पर स्थित है। तो यार अगर बात करते हैं सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ये स्थित है राजमुंदरी में। कहाँ पर स्थित है यार, राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मृदा का सक्रिय घटक कौन सा है। तो जल्दी से बताइए, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है मृदा का। मृतिका होती है, बजरीला होता है, रेत होता है, या फिर साद होती है। जल्दी से बताइए कि मृदा का सक्रिय घटक किसे माना जाता है। मृतिका को माना जाता है, बजरीला को माना जाता है, साद को माना जाता है, फिर रेत को माना जाता है। जल्दी से बताइए कि मृदा का सक्रिय घटक किसे माना जाता है। यार अगर बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट की, तो किसे माना गया है, मृतिका को। किसे माना गया है, मृतिका को माना गया है। ठीक है, मृदा का सक्रिय घटक कौन है, मृतिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गोबर की खाद बनाने वाली जो नाली विधि अर्थात यार ट्रेंच विधि है, तो इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, या फिर यार जो ट्रेंच विधि है इसको किसके द्वारा दिया गया था। तो जल्दी से बताएंगे कि गोबर की खाद बनाने को जो नाली विधि अर्थात यार जो ट्रेंच मेथड है, इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुब्बाराव के द्वारा, CN आचार्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा, या फिर बियर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि ट्रेंच मेथड को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुब्बाराव के द्वारा, CN आचार्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा, या फिर बियर के द्वारा। जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे पूछा है नाली विधि अर्थात ट्रेंच विधि, तो ये दी गई थी CN आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी यार, CN आचार्य के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनमें कोई समझाने की दिक्कत है नहीं। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाजरे का पौधा क्या होता है। तो जल्दी से बताइए। एक लिंगाश्रय होता है, उभयलिंगी होता है, द्विलिंगाश्रय होता है, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से बताना है कि बाजरा का पौधा क्या होता है। एक लिंगाश्रय होता है, उभयलिंगी होता है, द्विलिंगाश्रय होती है, या फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि बाजरे का पौधा होता क्या है। जल्दी से बताओ, बाजरे का पौधा क्या होता है। एक लिंगाश्रय होता है, उभयलिंगी होता है, द्विलिंगाश्रय होता है, फिर कोई नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर बात करते हैं बाजरे का, तो बाजरे का पौधा क्या होता है, उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया था अर्थात आपको बतानी है सन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था अर्थात यार सीड एक्ट कब दिया गया था। तो जल्दी से बताएंगे कब दिया गया था। 1952 में, 1959 में, 1966 में, या फिर 1989 में। जल्दी से बताएंगे 1952 में, 1959 में, 1966 में, या फिर 1979 में। जल्दी से बताइए सीड एक्ट कब दिया गया था। यार एक अच्छे क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था यार 1966 में। कब किया गया था भारतीय बीज अधिनियम पारित, ये किया गया था 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो इसकी नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना कौन सी है। NATP है अर्थात यहाँ इसको निकल लीजिए एक, तो कि NAIP है, NATP है, NARP है, या फिर इनमें से कोई सी नहीं है। जल्दी से बताएंगे आप कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कि NAIP, NATP, NARP, या फिर इनमें से कोई सी नहीं। जल्दी से बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीन बाह्य वित्त अनुसंधान परियोजना कौन सी है। तो यार ये होती है NAIP अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर बात करते हैं यार इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, NAIP। NAIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यार ये होती है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। क्या होता है यार, एक और बार देख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है, कि यार जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था अर्थात यार इसे किसके द्वारा या फिर किससे खोजा गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यार अगर पूछा जाता है
किसके द्वारा, तो किसके द्वारा तैयार था, कुरोसावा के द्वारा। अगर बात करें किसके द्वारा, अर्थात कौन सा वैज्ञानिक था जिसने रखा जिब्रेलिक अम्ल की खोज की थी, तो वो था कुरोसावा। क्या था, कुरोसावा। अब बात करते हैं इसे किससे खोजा गया था, अर्थात यार जंतुओं से खोजा गया था, संश्लेषण में खोजा गया था, खनिजों से खोजा गया था, फिर कवक से खोजा गया था। तो जल्दी से बताइए कि जिब्रेलिक अम्ल को सर्वप्रथम खोजा गया था जंतुओं से, संश्लेषण में, खनिजों से या फिर कवक से। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं किसके द्वारा, तो कुरोसावा के द्वारा खोजा गया था जिब्रेलिक अम्ल। और अगर बात करते हैं किस में, तो यार हाँ ये हुआ था कवक से। किससे खोजा गया था यार हाँ, कवक से खोजा गया था। और वो कौन सा था यार हाँ, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कौन सा था यार हाँ, कवक का अगर बात करते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से खोजा गया था। किससे खोजा गया था, एक और बार देख लीजिए, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक जो बैक्टीरिया था, अर्थात नामक जो फंजाई था, उसी से यार कुरोसावा के द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज की गई थी। ठीक है, किसान क्लियर हो। एक और बार देख लेते हैं कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक जो कवक था उससे खोजा गया था कुरोसावा के द्वारा जिब्रेलिक अम्ल को। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है, अर्थात आपको बताना है यार हाँ कि वीट का इन्फ्लोरेंस क्या होता है। जल्दी से बताएंगे। अनुसूखी सूखी का प्रकार होता है, असीमाक्षी प्रकार का होता है, स्पेडिक्स होता है, या फिर अम्बेल प्रकार का होता है। जल्दी से बताएंगे पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी से बताएंगे गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गेहूं का पुष्पक्रम अर्थात इन्फ्लोरेंस, तो इसे नाम से जाना जाता है स्पाइक। यार हाँ, स्पाइक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको स्पाइक तो देखने को मिल नहीं रहा है, अर्थात इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा, अर्थात अनुसूकियों का सूखी का प्रकार होता है। यार हाँ, पुष्पक्रम क्या होता है, अनुसूकियों का सूखी प्रकार होता है, जिसका अदर नेम क्या है यार हाँ, स्पाइक के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपसे अगर पूछा जाता है पुष्पक्रम किस नाम से जाना जाता है, तो स्पाइक। ज़्यादातर याद है यही ऑप्शन में देखने को मिलता है, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है अनुसूकों का सूखी का प्रकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गेहूं एक पौधा है। तो जल्दी से बताएंगे गेहूं क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे टेटिकम एस्टिवम क्या होता है। तो आपको पता होगा यार खान, टेटिकम एस्टिवम जो क्या होता है, एक हेक्साप्लॉइड वेराइटी होती है। क्या होता है यार खान, हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। और अगर बात करते हैं इसमें क्रोमोजोम नंबर, तो यार खान इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं ये होते हैं 2n=42। क्या होते हैं, 2n=42 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बाजरा में परागण होता है, अर्थात यार हाँ आपको बताना है कि बाजरा में पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है, अर्थात किस टाइप का होता है पॉलिनेशन बाजरे में। तो जल्दी से बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये दोनों होते हैं, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताइए कि जो बाजरा होता है तो इसमें पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, या फिर उपरोक्त दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताइए बाजरा में पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर बात करते हैं बाजरा में परागण या पॉलिनेशन की क्रिया, तो ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, परपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, अगर पूछा जाता है बाजरा, तो बाजरा में होता है परपरागण के बारे में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं और धान, ठीक है, मुख्यतः यार हाँ गेहूं और धान के अगर पूछा जाता है तो इनमें होता है स्वपरागण। क्या होता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। गेहूं और धान में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर बात की जाए बाजरे में, तो बाजरा में क्या होता है, परपरागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार का, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि रसारोहण के लिए कोहेसिव बल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अर्थात आपको बताना है यार का, जो कोहेसिव बल सिद्धांत था ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बोस के द्वारा, हिलने, गोल्डी, वस्किन, या फिर डिस्कल और जोली के द्वारा। जल्दी से बताएंगे रसारोहण का जो कोहेसिव बल सिद्धांत था तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बोस ने किया था, हिल ने किया था, गोल्डी वेस्की ने किया था, फिर डिक्सल और जोली के द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जल्दी से बताइए रसायनों का कोहेसिव बल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था रसायन के कोहेसिव बल सिद्धांत का, तो इसका प्रतिपादन किया था डिक्सन और जोली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यार, डिक्सन और जोली के द्वारा यार कोहेसिव बल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रसायन में ऊपर की ओर जल गति करता है। ठीक है, रसायन में जल गति, तो जल की गति हमने बता ही दिया था कि अगर पूछा है यार जल, तो जल होता है जाइलम, जल से क्या याद रखोगे, जाइलम। और अगर बात की जाए भोजन पदार्थों की, तो भोजन पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है पौधे में, अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोजन बनता है पत्तियों में, तो उसका संपूर्ण पौधे में ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा यार का फाइलम। हटार यार का जो फ्लोएम उत्तक होता है, इसी के द्वारा यार जब संपूर्ण जो पौधा होता है इसमें उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। याद रखना कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीफ में, ठीक है, जो पत्तियों में भोजन बनता है वो संपूर्ण पौधे में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। और अगर पूछा जाता है कि जड़ों के द्वारा जो जल ग्रहण किया जाता है,
है ना, तो उसका संपूर्ण पौधे में किसके द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, तो वो किया जाता है जाइलम के द्वारा। याद रखना, जल का किया जाता है जाइलम ऊतक के द्वारा और भोजन पदार्थों किया जाता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास के बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा देना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ आपको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा होता है। तो सबसे पहले इधर रखा अफीम, जिसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम होता है। क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम होता है, जो कि क्या होता है, एक मेडिसिनल प्लांट होता है। क्या होता है, एक मेडिसिनल प्लांट होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एल्कलॉइड के बारे में, अर्थात यार इसमें जो एल्कलॉइड कंटेंट पाया है वो कौन सा होता है। तो जल्दी से बताइए, निकोटीन होता है, निम्बिडीन होता है, मोर्फिन होता है, या फिर अर्गेटीन होता है। जल्दी से बताएंगे कि अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे अफीम में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा होता है। निकोटीन होता है, निम्बिडीन होता है, मोर्फिन होता है, या फिर अर्गेटीन होता है। जल्दी से बताइए। तो यार अगर आपसे पूछा है अफीम के बारे में, तो यार अफीम में जो प्रमुख एल्कलॉइड होता है, एल्कलॉइड जो कंटेंट होता है, ये होता है मोर्फिन। क्या होता है, मोर्फिन होता है। और अगर बात की जाए निकोटीन, तो यार निकोटीन पाया जाता है मुख्यतः तंबाकू में। किस में पाया जाता है यार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा है तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, अर्थात कौन सा कंटेंट पाया जाता है, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन कंटेंट पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है अफीम के बारे में, तो यार अफीम में जो एल्कलॉइड होता है, अर्थात जो प्रमुख कंटेंट होता है, वो कौन सा होता है, मोर्फिन होता है। अफीम में क्या होता है, मोर्फिन होता है, और तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। दोनों पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अफीम, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम होता है। तो जल्दी से बताइए क्या होता है, अर्थात अलंकृत पौधा होता है, सुगंधित पौधा होता है, या फिर औषधीय पौधा होता है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताइए अफीम क्या होता है, जिसका बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। ये अलंकृत पौधा होता है, सुगंधित पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि अफीम होता क्या है। तो यार हमने अभी बताया था कि अफीम क्या होता है। यार इसमें जो एल्कलॉइड होता है ये होता है मोर्फिन, और ये क्या होता है, एक मेडिसिनल प्लांट होता है, अर्थात क्या होता है, औषधीय पौधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पुणे में स्थित है, अजमेर में स्थित है, नागपुर में स्थित है, या फिर सोलापुर में स्थित है। जल्दी से बताइए राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पुणे में, अजमेर में, नागपुर में, या फिर सोलापुर में। जल्दी से कमेंट करिए कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। तो यार अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। याद रखना कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पुणे, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बताना है याद रखना कि कौन सा पोषक तत्व आवश्यक नहीं है। तो जल्दी से बताइए, लोहा आवश्यक नहीं है, तांबा आवश्यक नहीं है, मैंगनीज आवश्यक नहीं है, फिर सोडियम आवश्यक नहीं है। जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है, लोहा, तांबा, मैंगनीज, या फिर सोडियम। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को हमने कई बार सोल्व कर लिया है। तो यार अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अर्थात कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यक कौन सा नहीं है, तो कौन सा होता है, सोडियम। ठीक है, कि कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा सोडियम। लेकिन इससे संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यक तो नहीं है परंतु उपयोगी जरूर होता है, याद रखना कि पौधे के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि बेनिफिशियल जरूर होता है, अर्थात उपयोगी जरूर होता है, तब उसका राइट आंसर किसे माना जाएगा, यार सोडियम को ही माना जाएगा। अर्थात यार ये आवश्यक तो नहीं होता बल्कि उपयोगी जरूर होता है, पौधों के लिए उपयोगी जरूर होता है, इसलिए याद रखना कि सोडियम क्या होता है, एक उपयोगी तत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए पोषक मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, जिप्सम में, रॉक फास्फेट में, डीएपी में, या फिर डोलोमाइट में। जल्दी से बताएंगे पोषक मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, जिप्सम में, रॉक फास्फेट में, डोलोमाइट, या फिर डीएपी में। जल्दी से बताइए किस में पाया जाता है मैग्नीशियम आयस्क। तो यार अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम पोषक किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डोलोमाइट में। किस में पाया जाता है, डोलोमाइट में पाया जाता है। इसके साथ साथ याद रखना आपसे कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क होता है, किसका प्रमुख अयस्क होता है। यार इसको जरूर ध्यान रखना कि डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है यार, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क होता है डोलोमाइट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार कि डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क होता है, ये होता है मैग्नीशियम का। या फिर दोनों टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है, तो डोलोमाइट। ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है, डोलोमाइट है, और डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो ये होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि मक्का का मुख्य कीट कौन सा है। जल्दी से बताएंगे कि जो मक्का फसल है तो इसका मुख्य कीट कौन सा है, तना छेदक है, सफेद मक्खी है,
पोद बगै या फिर चेपर हो गए। जल्दी से बताएंगे कि जो मक्का है तो इसका मुख्य कीट कौन सा है, तना छेदक है, सफ़ेद मक्खी है, पोद बगै या फिर चेपर हो गए। जल्दी से बताएंगे कि इसका मुख्य कीट कौन सा होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है मक्के के बारे में तो मक्के का मुख्य कीट कौन सा होता है, तना छेदक होता है। यार हाँ, कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है मक्के के बारे में तो मक्का का जो मुख्य इंसेक्ट होता है अर्थात जो मेन इंसेक्ट होता है वो होता है तना छेदक अर्थात स्टेम बोरर होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है चने के बारे में अर्थात यार हाँ ग्राम का जो मेन इंसेक्ट होता है वो क्या होता है। यार हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चने से भी कि चने का मेन इंसेक्ट कौन सा होता है, पोड बोरर। आपको पता होगा यार हाँ, चने में क्या लगती है, पोड लगती है। इसलिए यार हाँ, कि जो चने का मेन इंसेक्ट है वो कौन सा होता है, पोड बोरर होता है। क्या होता है, पोड बोरर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मक्के के बारे में तो मक्के का जो मेन इंसेक्ट है वो कौन सा है, तना छेदक अर्थात स्टेम बोरर है। और अगर आपसे पूछा था चना अर्थात ग्राम का जो मेन इंसेक्ट होता है वो कौन सा होता है, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा पोड बोरर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोयाबीन के बीजों को बोने की गहराई है अर्थात आपको पता नहीं सीड डेप्थ कितनी होती है। अर्थात यार सोयाबीन फसल है तो इसकी सीड डेप्थ कितनी रखी जाती है, सीड को कितनी गहराई पर बोया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे 1 से 2 सेंटीमीटर पर, 3 से 5 सेंटीमीटर पर, 6 से 7 सेंटीमीटर फिर 6 से 8 सेंटीमीटर पर। जल्दी से बताइए कि जो सोयाबीन फसल है इसमें सीड डेप्थ क्या रखी जाती है, 1 से 2, 3 से 5, 6 से 7 या फिर 6 से 8 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए सीड डेप्थ कितनी होती है सोयाबीन की। तो यार अगर आपसे पूछता है सोयाबीन की सीड डेप्थ तो इसकी रखी जाती है 3 से 5 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है यार, सोयाबीन की जो सीड डेप्थ रखी जाती है अर्थात जो बीज की गहराई होती है ये कितनी रखी जाती है, 3 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फूल गोभी का बोटिंग नेम क्या होता है अर्थात वानस्पतिक नाम क्या होता है। यार रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया है फूल गोभी के बारे में। जल्दी से बताइए क्या होता है, ब्रेसिया ओलेरेशिया, कैपिटाटा, ग्रेमिफेरा, बोट्राइटिस या फिर इटेलिका। जल्दी से बताएंगे फूल गोभी का बोटिंग नेम क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी, कैपिटाटा, ग्रेमिफेरा, बोट्राइटिस या फिर इटेलिका। जल्दी से बताइए कि ब्रेसिका ओलेरेशिया की किस वेराइटी को या फूल गोभी के नाम से जाना जाता है, कैपिटाटा को, ग्रेमिफेरा को, बोट्राइटिस को या फिर इटेलिका को। जल्दी से बताइए फूल गोभी का बोटिंग नेम क्या होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कॉलीफ्लावर के बारे में, ठीक है, कॉलीफ्लावर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, बोट्राइटिस। ठीक है, क्या होगा यार अगर आपसे पूछा है कॉलीफ्लावर के बारे में तो फ्लावर्स से याद रखना है आपको बोट्राइटिस। यार फ्लावर्स क्या याद रखना है आपको, बोट्राइटिस याद रखना है। और अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है पत्ता गोभी अर्थात कैबेज, ठीक है, इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है यार फूल गोभी अर्थात फ्लावर तो फ्लावर का मतलब होता है यार बोट्राइटिस। क्या होता है यार कॉलीफ्लावर का जो बोटिंग नेम होता है ये होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। और अगर पूछा जाता है केबेज अर्थात पत्ता गोभी के बारे में तो पत्ता गोभी का क्या होता है, केबेज अर्थात केबेज से आपको याद रखना है डायरेक्ट कैपिटाटा। केबेज मतलब कैपिटाटा, क्या होता है केबेज मतलब कैपिटाटा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है फूल गोभी के बारे में अर्थात यार कॉलीफ्लावर के बारे में तो कॉलीफ्लावर का बोटिंग नेम क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है केबेज के बारे में तो केबेज का बोटिंग नेम क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेरिटाई कैपिटाटा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जेल मीटर परीक्षण किया जाता है अर्थात यार जेल मीटर जो परीक्षण किया जाता है तो ये किसके लिए किया जाता है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, TSS की मात्रा ज्ञात करने के लिए या फिर अम्ल की मात्रा ज्ञात करने के लिए। जल्दी से बताइए जेल मीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसको मेजर करने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताइए पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, TSS ज्ञात करने के लिए या फिर अम्ल की मात्रा ज्ञात करने के लिए। जल्दी से बताइए जेल मीटर का प्रयोग किसके मेजर के लिए किया जाता है। तो यार अगर पूछा जाता है जेल मीटर का परीक्षण किसके लिए किया जाता है तो ये किया जाता है पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। किसके लिए यार पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जेल मीटर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं कि राजस्थान में बेर की काट चाट के लिए उपयुक्त माह कौन सा है। जल्दी से बताएंगे राजस्थान के लिए बेर की काट चाट अर्थात यार आपको पूछना है कि जो बेर की प्रूनिंग की जाती है, ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो बेर की प्रूनिंग की जाती है तो इसके लिए उपयुक्त माह किसे माना गया है, मार्च को माना गया है, मई को माना गया है, अगस्त को माना गया है, फिर सितंबर को माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि जो बेर है तो इसकी काटचाट अर्थात यहाँ प्रूनिंग का बेस्ट टाइम किसे माना गया है, बेस्ट मंथ किसे माना गया है, मार्च को माना गया है, मई को माना गया है, अगस्त को माना गया है, फिर सितंबर को माना गया है। जल्दी से बताइए बेर की काटचाट के लिए सबसे बेस्ट टाइम किसे माना गया है, बेस्ट मंथ किसे माना गया है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा था बेर की काटचाट अर्थात बेर की प्रूनिंग तो बेर की प्रूनिंग की जाती है यार कहाँ, अप्रैल से मई के मध्य। कब की जाती है यार, अप्रैल से मई के मध्य अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, मई। ठीक है, अप्रैल से मई के मध्य यार काटछाट की जाती है बेर में। और अगर यार कभी भी अगर आपसे पूछा था ग्रेप्स के बारे में, ठीक है, दोनों पॉइंट को जरूर याद रखना है
कि अगर आपसे पूछा जाता है बेर की काट छाट, तो बेर की जो काट छाट है तो इसका उपयुक्त माह माना जाता है अप्रैल से मई के मध्य, अप्रैल से मई के मध्य। और अगर आपसे पूछा जाता है अंगूर के बारे में, अर्थात अंगूर में जब यार हाँ कि कब की जाती है इसमें प्रूनिंग, तो इसमें की जाती है अंगूर में की जाती है जनवरी के मंथ में। यार खाना दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर पूछा है बेर के बारे में, तो बेर की जो प्रूनिंग की जाती है इसका सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है अप्रैल से मई के मध्य। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अंगूर की जो प्रूनिंग की जाती है इसका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो ये होता है जनवरी मंथ, अर्थात जनवरी महीने में। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि जेट्रोपा, जिसे यहाँ सफ़ेद अरंड के नाम से नाचता है और जिसका बॉटनिंग नेम क्या होता है, जेट्रोपा कर्कस होता है। अर्थात यहाँ जेट्रोपा जिसका सेकंड नाम होता है सफ़ेद अरंड और जिसका बॉटनिंग नेम क्या होता है, जेट्रोपा कर्कस होता है। और अगर बात करते हैं फैमिली की, तो यहाँ ये फैमिली किससे बिलोंग करता है, यूरोफोबिएसी से। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 या 3 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि अगर याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है जेट्रोपा को किस नाम से जाना है, तो सफ़ेद अरंड के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड पॉइंट बनता है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है यार, कहाँ जेट्रोपा का जेट्रोपा कर्कस होता है। क्या होता है, जेट्रोपा कर्कस होता है। थर्ड पॉइंट बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है जेट्रोपा की फैमिली क्या होती है, तो इसकी फैमिली होती है यूरोफोबिएसी। क्या होती है यार, कहाँ यूरोफोबिएसी होती है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाइए कि इसमें पूछा गया है कि जेट्रोपा सफ़ेद अरंड जेट्रोपा कर्कस यूरोफोबिएसी कुल का सदस्य है, निम्न उपयोग में आता है। अर्थात इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, क्या यूज़ है इसका, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, खाने के तेल में इसका प्रयोग कैसा है, डीजल के रूप में इसका प्रयोग कैसा है, पेट्रोल के लिए इसका प्रयोग कैसा है, फिर इनमें से कोई सा नहीं है। जल्दी से बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, खाने के तेल में, डीजल के रूप में, पेट्रोल के लिए, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए जेट्रोपा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जेट्रोपा के बारे में, तो जेट्रोपा का जो यूज़ किया जाता है ये कैसा है, डीजल के रूप में। किसके रूप में करते हैं यार का, डीजल के रूप में। क्योंकि यार हाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जेट्रोपा, तो डायरेक्ट आपको याद रखना बायोडीजल। जेट्रोपा का प्रयोग यार हाँ बायोडीजल के रूप में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बायोडीजल के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा था जेट्रोपा से संबंधित एक मुख्य क्रांति भी चलाई गई यार हाँ, जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन है, तो उनसे संबंधित भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है जेट्रोपा से। तो यार हाँ ब्लैक रिवोल्यूशन, ठीक है, जो काली क्रांति है वो किससे संबंधित है, जेट्रोपा से ही संबंधित है। यार हाँ काली क्रांति अर्थात ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, जेट्रोपा से संबंधित है। ठीक है, जेट्रोपा का प्रमुख प्रयोग यार हाँ बायोडीजल के रूप में किया जाता है और जेट्रोपा से संबंधित यार हाँ एक क्रांति चलाई गई थी और उसका नाम था ब्लैक रिवोल्यूशन। अर्थात यार काली क्रांति किससे संबंधित है, जेट्रोपा से संबंधित है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, केरिका पपाया। इससे जो पपेन प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन को समझिए दोबारा से कि पपीता जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, केरिका पपाया, तो इससे पपेन निम्न भाग से निकाला जाता है। अर्थात यार जो पपेन निकाला जाता है ये किस भाग से निकाला जाता है, तने से निकाला जाता है, कच्चे फल से निकाला जाता है, बीज से निकाला जाता है, पत्ती से निकाला जाता है। जल्दी से बताइए कि जो पपीते से पपेन प्राप्त किया जाता है ये किस प्लांट पार्ट से प्राप्त किया जाता है, तने से, कच्चे फल से, बीज से या फिर पत्ती से। जल्दी से बताइए पपेन को किस भाग से प्राप्त किया जाता है, किस प्लांट पार्ट से प्राप्त किया जाता है, तना से, कच्चा फल से, बीज से या फिर पत्ती से। जल्दी से बताइए पपेन को किस लिए अर्थात किस प्लांट पार्ट से प्राप्त किया जाता है। तो यार हाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है पपेन, तो ये होता है यार हाँ जो पपीते का कच्चा फल होता है। यार हाँ पपीते का जो कच्चा फल होता है तो इसी से यार हाँ पपेन को प्राप्त किया जाता है। और अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाता है यार हाँ कि पपेन का प्रमुख प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, अर्थात प्रमुख इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो यार हाँ उदर संबंधी अर्थात पेट से संबंधित जितने भी बीमारियाँ हैं उनके लिए यहाँ पपेन का प्रयोग किया जाता है। यार रखना कि अगर वो चाहता है पपेन का प्रयोग, तो इसका जो प्रमुख प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, उधर से संबंधित अर्थात पेट से संबंधित जितने भी जो डिजीज है तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आम का काला सिरा अर्थात यहाँ ब्लैक टिप और मैंगो होता है। तो जल्दी से बताइए कि ब्लैक टिप रोग होता है जो मैंगो का, तो ये किसके कारण होता है, इसका कारण क्या होता है। जल्दी से बताएंगे, जीवाणु से होता है, कवक से होता है, वायरस से होता है, फिर ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस के द्वारा होता है। जल्दी से बताइए ब्लैक टिप और मैंगो रोग का कारक क्या है, अर्थात कारण क्या होता है इसका। जल्दी से बताएंगे, जीवाणु से होता है, कवक से होता है, वायरस से होता है, या फिर ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस से होता है। तो यार हाँ इस क्वेश्चन को हमने कई बार सोल्व कर लिया है। तो यार हाँ कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है ब्लैक टिप और मैंगो, तो ये होता है ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस। किससे होता है, ईंट के भट्टों से निकलने वाली जो गैस होती है। अब कौन सी होती है, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 गैस निकलती है। और SO2 गैस यार हाँ प्रमुख कारक होती है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो का। अगर पूछा था किस पोषक तत्व की कमी से, तो यार हम बोरोन तत्व की कमी से भी ये देखने को मिलती है। यार हाँ अगर पूछा था गैस के बारे में, तो गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि यार हाँ ईंट के भट्टों से निकलती है। और अगर पूछा है किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो यहाँ बोरोन तत्व की कमी से भी यार हाँ ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग हो जाता है।
ठीक है। पोषक तत्व कौन सा है, बोरोन है। और अगर बात की जाए गैस की, तो गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 गैस। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चट्टान उद्यान एक आवश्यक लक्षण है। तो जल्दी से बताइए, जापानी उद्यान में, इंग्लिश उद्यान में, मुगल उद्यान में या फिर गृह उद्यान में, अर्थात यार चट्टान उद्यान एक प्रमुख लक्षण किसी का माना जाता है, जापानी उद्यान का, इंग्लिश उद्यान का, मुगल उद्यान का या फिर गृह उद्यान का। तो यार अगर बात की जाए रोक्स की, तो रोक्स यार जापानी अर्थात कौन से उद्यान का होता है, जापानी जो उद्यान होते हैं तो इनका एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, कौन सा, रॉक्स को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम महानिदेशक कौन है। तो जल्दी से बताइए, ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन है, अर्थात प्रथम DG कौन से है, MS स्वामीनाथन, RS परोदा, BP पाल या फिर JS अरोड़ा। जल्दी से बताएंगे कि प्रथम महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, RS परोदा, BP पाल या फिर JS अरोड़ा। तो कौन होते हैं, डॉक्टर BP पाल। कौन थे यार प्रथम महानिदेशक अर्थात प्रथम DG थे ICAR के, वो थे डॉक्टर BP पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात यार इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यार कहाँ कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर मेरठ में। जल्दी से बताएंगे कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर मेरठ में। तो यार अगर आपसे पूछा था वेजिटेबल से संबंधित, तो यार वेजिटेबल होता है वाराणसी। कहाँ होता है यार कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है यार, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, अर्थात यार मोस्ट पॉपुलर वैरायटी किसे माना गया है, राजामोन को माना गया है, चमन को माना गया है, दिलकुश को माना गया है, फिर इलाहाबाद सफेदा को माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, राजामोन है, चमन है, दिलकुश है, फिर इलाहाबाद सफेदा है। जल्दी से कमेंट करिए किसे माना गया है मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। तो यार अगर आपसे पूछ सकता है अमरूद की मोस्ट पॉपुलर वैरायटी के बारे में, तो कौन सी होती है, इलाहाबाद सफेदा होती है। कौन सी होती है, इलाहाबाद सफेदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त किस्म किसे माना गया है, अर्थात मान लीजिए कि आपसे पूछा रहा है हाई प्लांट डेंसिटी किसे होता है यार, हाई प्लांट डेंसिटी किसकी होती है, तो ये होती है आम्रपाली की। किसकी होती है यार, आम्रपाली की। और सघन रोपण का मतलब क्या होता है, अर्थात यार कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसकी यार पौध संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सघन रोपण का मतलब होता है जिसके पास लगाया जा सकता है और जिसकी यार पौध की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो कौन सी किस्म है, तो कौन सी होती है, आम्रपाली होती है। क्योंकि यार इसका रीज़न होता है कि यार अगर आपसे पूछा है आम की अगर सामान्यतः कितनी होती है, स्पेसिंग 10x10 होती है। ठीक है, आम होता है तो इसकी जो सामान्यतः स्पेसिंग रखी जाती है, दूरी रखी जाती है, ये रखी जाती है 10x10 मीटर। ठीक है, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है, 10 से 10 मीटर की। लेकिन अगर बात करते हैं आम्रपाली वैरायटी की, तो यार आम्रपाली वैरायटी में जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस रखी जाती है, ये रखी जाती है केवल और केवल 2.5 मीटर। कितनी रखी जाती है, केवल और केवल 2.5 मीटर रखी जाती है। इसलिए यार जो सर्वाधिक पौध की संख्या होती है वो किस में होती है, आम्रपाली में होती है। किस में होती है यार, सबसे ज़्यादा पौध की संख्या ये होती है आम्रपाली में, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस रखी जाती है केवल और केवल 2.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, झांसी में स्थित है या फिर श्रीनगर में स्थित है। जल्दी से बताएंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, बीकानेर में, झांसी में या फिर श्रीनगर में। जल्दी से बताइए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यार अगर आपसे पूछा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के बारे में, तो ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है यार, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये स्थित है बीकानेर में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मधु स्त्राव करने वाला कीट कौन सा है। जल्दी से बताएंगे कि मधु स्त्राव करने वाला कीट किसे माना गया है, घरेलू मक्खी, जैसिड, सरसों का चेपा या फिर सरसों की आरा मक्खी। जल्दी से बताएंगे कि मधु स्त्राव करने वाला कीट कौन सा है, घरेलू मक्खी होती है, जैसिड होता है, सरसों का चेपा होता है या फिर सरसों की आरा मक्खी होती है। जल्दी से बताइए मधु स्त्राव करने वाला कीट कौन सा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करना है आपको कि मधु स्त्राव करने वाला कीट कौन सा है। तो यार अगर बात करते हैं मधु स्त्राव, स्त्राव का मतलब होता है कुछ तरल पदार्थ का स्त्राव करना। ठीक है, मधु स्त्राव मतलब कुछ तरल पदार्थ का वो स्त्राव कर रहा है। और अब आपको नाम से इस लगा यार कि सरसों का चेपा, चेपा का मतलब चिपकना, और चिपके का कब, जब यार तरल पदार्थ का स्त्राव करेगा। ठीक है, नाम से इसको स्टोर है यार चेपा, चेपा का मतलब होता है चिपकना, और चिपकेगा कब, जब यार तरल पदार्थ का जब वो स्त्राव करेगा तभी तो चिपकेंगे ना उससे। अर्थात इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि मधु स्त्राव करने वाला कीट कौन सा है, सरसों का चेपा। कौन सा होता है, सरसों का चेपा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नीम आधारित जीवनाशी कौन सी है। तो जल्दी से बताइए नीम आधारित जीवनाशी कौन सी होती है, डाइपेल होती है, डेल्फिन होती है, मर्गोसाइड होती है, फिर हाल्ट होती है। जल्दी से बताएंगे कि नीम आधारित जीवनाशी किसे माना गया है, डाइपेल को माना गया है, डेल्फिन को माना गया है, मार्गोसाइड को माना गया है, फिर हाल्ट को माना गया है। जल्दी से बताइए
नीम आधारित जीवनाशी कौन सी है? डेलपेन है, डाइपेल है, मार्गोसाइड या फिर हाल्ट है? जल्दी से कमेंट करिए, नीम आधारित जीवनाशी किसे माना गया है? तो यार अगर पूछा जाता है जीवनाशी के बारे में तो यार नीम से प्राप्त की जाती है मार्गोसाइड। किसे प्राप्त किया जाता है? मार्गोसाइड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि छाछिया रोग के नियंत्रण के लिए उपयोग में आने वाला फंजीसाइड कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। छाछिया रोग, ठीक है, कौन सा रोग? छाछिया रोग के अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए आप किस फंजीसाइड का प्रयोग करोगे? मैनकोजेब का, एप्रोन का, एप्रोन एसडी भी होता है, इसका नाम याद रखना। एप्रोन का मतलब होता है एप्रोन एसडी, ठीक है। एप्रोन का ही सेकंड नाम क्या होता है? एप्रोन एसडी होता है, केराथिन होता है या फिर थायरम होता है? जल्दी से बताएंगे। छाछिया रोग अर्थात जो पाउडर मिल्ड्यू होती है, ठीक है, जो पाउडर मिल्ड्यू होती है तो इसको किसके द्वारा आप कवर करोगे अर्थात नियंत्रित करोगे? जल्दी से बताइए। मैनकोजेब के द्वारा, एप्रोन एसडी के द्वारा, केराथिन के द्वारा या फिर थायरम के द्वारा? जल्दी से बताइए। छाछिया रोग को आप किसके द्वारा कंट्रोल करोगे? किस फंजीसाइड के द्वारा कंट्रोल करोगे? तो इसको क्या है? केराथिन के द्वारा। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि छाछिया रोग के नियंत्रण के लिए किस फंजीसाइड का प्रयोग कैसा है, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा यार केराथिन। किसके द्वारा की जाती है यार छाछिया रोग का नियंत्रण? इसका नियंत्रण कैसा है? केराथिन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नींबू कैंकर रोग होता है। जल्दी से बताएंगे। कैंकर रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास से होता है, स्यूडोमोनास से होता है, इरविनिया से होता है, फिर एग्रोबैक्टीरियम से होता है? जल्दी से बताएंगे। नींबू का जो कैंकर रोग होता है अर्थात सिट्रस कैंकर जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? जेंथोमोनास से होता है, स्यूडोमोनास से होता है, इरविनिया से होता है, फिर एग्रोबैक्टीरियम से होता है? जल्दी से बताइए। जो सिट्रस कैंकर है ये रोग किसके कारण होता है? तो हमने इस क्वेश्चन को कई बार क्लियर कर दिया है यार। हाँ, अगर पूछा जाए सिट्रस कैंकर तो ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, अर्थात यार जेंथोमोनास से। आपका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात यार जो नींबू का कैंकर रोग है अर्थात सिट्रस कैंकर है ये होता है जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, जो कि क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के, तो यार हाँ यहाँ पर आपका राइट आंसर माना जाता है जो नींबू का कैंकर रोग होता है ये होता है जीवाणु के द्वारा। क्या होता है यार हाँ? जेंथोमोनास सिट्राई क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एगमार का संबंध किससे होता है? तो जल्दी से बताइए। पैकेजिंग से होता है, प्रक्रियाकरण मतलब प्रोसेसिंग से होता है, गुणवत्ता से होता है, या फिर इनमें से किसी से नहीं होता है? जल्दी से बताइए। एगमार का संबंध किससे होता है? पैकेजिंग से होता है, प्रक्रियाकरण से होता है, गुणवत्ता से होता है, फिर इनमें से किसी से नहीं होता है? तो यार हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछ सकता है एगमार का संबंध, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एगमार होता क्या है, अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या होता है यार हाँ? एगमार क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। और अगर पूछा जाता है इसका संबंध किससे होता है तो यार हाँ किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से होता है। एगमार का संबंध किससे होता है यार हाँ? कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी यार हाँ गुणवत्ता से, उसकी गुणवत्ता या फिर उसकी क्वालिटी से इसका संबंध माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एमएसपी अर्थात यार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने चाहिए, अर्थात ये कब दिए जाते हैं? अर्थात जो एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है किसान को, ये कब दी जाती है? फसल कटाई से पहले दी जाती है, फसल कटाई के बाद दी जाती है, फसल की बुआई से पहले दी जाती है, फिर किसी भी समय दी जाती है? जल्दी से बताएंगे। जो एमएसपी दी जाती है अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है तो ये कब दी जाती है? फसल कटाई से पहले दी जाती है, फसल कटाई के बाद दी जाती है, फसल बुआई से पहले दी जाती है, फिर किसी भी समय दी जाती है? जल्दी से बताइए एमएसपी कब दी जाती है? तो यार हाँ, अगर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यार हाँ एमएसपी किसके द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? तो यार हाँ एमएसपी को दिया जाता है सीएसीपी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? सीएसीपी को दिया जाता है। और अगर पूछा था कब दी जाती है तो यार हाँ ये दी जाती है एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है फसल की बुआई से पहले। कब दी जाती है यार? फसल की बुआई से पहले दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? सीएसीपी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। गोविंद वल्लभ भाई पंत ने की थी, बलवंत राय मेहता ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी? अर्थात यार पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। ए, बी या फिर सी या डी? तो यार हाँ, अगर बात करते हैं पंचायती राज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कब की गई थी यार? पंचायती राज प्रणाली की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। अब बात करते हैं किसके द्वारा सिफारिश की गई थी, तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। यार हाँ, पंचायती राज है तो इसकी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फसल जो हरी खाद के लिए बोई जाती है, तो जल्दी से बताएंगे कि ग्रेन मैन्योर के लिए किसे बोया जाता है? कुसुम को, चना को, सरसों को या फिर मूंग को? जल्दी से बताइए। फसल जो हरी खाद के लिए बोई जाती है, कुसुम को, चना को, सरसों को या फिर मूंग को? तो इसका राइट आंसर है हाँ मूंग। किसे बोया जाता है? ग्रेन खाद के लिए इसे बोया जाता है मूंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। हैदराबाद में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है या फिर मुंबई में स्थित है? अर्थात यहाँ कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में?
यहाँ अगर बात करते हैं कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना की गई थी भुवनेश्वर में। कहाँ पर की गई थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद किसे माना गया है? राइजोबियम संवर्धक को, नील हरित सेवा संवर्धन को, एजोटोबैक्टर संवर्धक को, या फिर एजोला संवर्धक को। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ डायरेक्ट। याद है, अगर आपसे पूछा है गेहूं फसल के लिए जैविक खाद के लिए तो किसे प्रयोग किया जाता है? एजोटोबैक्टर संवर्धक को। किसे किया जाता है? एजोटोबैक्टर संवर्धक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान राज्य निम्न कृषि जलवायु खंडों में विभक्त है, अर्थात कितने कृषि जलवायु खंड है राजस्थान में? तो इसे भी डायरेक्ट क्लियर कर लीजिए, कितने हैं? 10 है। ठीक है, कृषि जलवायु खंड कितने हैं राजस्थान में? 10 कृषि जलवायु खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पौधे की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? तो ये तो आपको पता होगा यार। अगर आपसे पूछा है आवश्यक पोषक तत्व तो कितने होते हैं? 17 होते हैं, अर्थात 17 होते हैं। ठीक है यार, हाँ कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। और अगर आपसे पूछा है 17वां पोषक तत्व कौन सा था, तो कौन सा होता है यार? हाँ, 17वां पोषक तत्व जिसकी रिसेंटली खोज की गई थी वो कौन सा है? निकिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मक्का का ओरिजिन प्लेस किसे है? तो जल्दी से बताएंगे कि मक्का का ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है? अफ्रीका को, चीन को, अमेरिका को, या फिर भारत को? जल्दी से बताइए कि मक्का का ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है? अफ्रीका को, चीन को, अमेरिका को, या फिर भारत को? यार हाँ, अगर आपसे पूछा है मक्का का ओरिजिन प्लेस, तो इसका ओरिजिन प्लेस होता है अमेरिका। क्या होता है मक्का का ओरिजिन प्लेस? ये होता है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो जल्दी से बताइए गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन पाई जाती है, ग्लूटीन पाई जाती है, धुरीन पाई जाती है, फिर रिसिन पाई जाती है? जल्दी से बताइए कि गेहूं में किस प्रकार की, अर्थात किस नाम से जाने जाने वाली प्रोटीन पाई जाती है? जीन नाम से, ग्लूटेन नाम से, धुरीन नाम से, या फिर रिसिन नाम से? जल्दी से बताइए गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो यहाँ गेहूं की अगर बात करते हैं तो इसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि यहाँ चपाती बनाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है? यहाँ चपाती बनाने अर्थात रोटी बनाने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं ग्लूटीन प्रोटीन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्वार की बीज दर क्या होती है? तो जल्दी से कमेंट करिए कि ग्वार की बीज दर क्या होती है, अर्थात इसकी सीड रेट क्या होती है? 15 से 20 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, या फिर 10 से 12 किलोग्राम? जल्दी से बताएंगे कि ग्वार की सीड रेट क्या होती है? 15 से 20 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? जल्दी से बताइए ग्वार की सीड रेट क्या होती है? तो यार अगर आपसे पूछा है ग्वार की सीड रेट, तो इसकी होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है यार, हाँ कि ग्वार की सीड रेट क्या होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैव नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए जैव नियंत्रण परियोजना निदेशालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, या फिर फरीदाबाद में? जल्दी से बताइए जैव नियंत्रण परियोजना निदेशालय अर्थात यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजी कंट्रोल कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, या फिर फरीदाबाद में? जल्दी से बताइए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, या फिर फरीदाबाद में? तो यार अगर आपसे पूछा था जैव नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय के बारे में, तो ये स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है यार? हम बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जड़िया एक उन्नतशील किस्म है। तो यार जड़िया और ज्वाला, जल्दी से बताएंगे कि जड़िया और ज्वाला किसकी मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है? किस फसल की मोस्ट पॉपुलर वेराइटी माना जाता है जड़िया और ज्वाला को? यार हाँ, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है कि जड़िया और ज्वाला किस फसल की एक उन्नतशील वेराइटी होती है? जल्दी से बताएंगे अरहर की होती है, मूंग की होती है, मोठ की होती है, फिर लोबिया की होती है? जल्दी से बताइए जड़िया और ज्वाला किसकी वेराइटी होती है? अरहर की होती है, मूंग की होती है, मोठ की होती है, फिर लोबिया की होती है? तो यार हाँ, अगर आज पूछा था जड़िया और ज्वाला, तो ये किसकी होती है? मोठ की होती है। यार हाँ, जड़िया ज्वाला किसकी होती है? मोठ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अरंडी के बीज में औसत तेल की मात्रा कितनी होती है? तो जल्दी से बताएंगे कि अरंडी में ऑयल कंटेंट कितना पाइस है? 20%, 47%, 26%, या फिर 30% है? जल्दी से बताएंगे कि अरंडी की जो सीड होते हैं तो इसमें ऑयल कंटेंट कितना पाइता है? 20%, 47%, 26%, या फिर 30%? कितना होता है ऑयल कंटेंट? जल्दी से बताइए अरंडी में। तो यार ये होता है 47%। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।